अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू जेनेरिक प्रोग्रामिंग एंड टेम्पलेट्स इन सी प्लस प्लस। ये हमारा लेक्चर नंबर 32 है। कोर्स का टाइटल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और उसका कोड है CS304। सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट जानते हैं, फिर हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले कहा गया है कि वाई जेनेरिक प्रोग्रामिंग, क्यों हमें ज़रूरत पेश आई जेनेरिक प्रोग्रामिंग की। देखें, हम जब बहुत ही प्रोडक्शन लेवल पे काम करते हैं तब क्या होता है, आपको अगर एक फंक्शन आपने बनाया है उसको आपको हर डाटा टाइप के साथ जो है काम में लाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने फर्ज करें एक फंक्शन बनाया है जो कि सिर्फ मेरा नाम प्रिंट करता है, ठीक है। जैसे कि फर्ज करें कि मैं है जो कि एक अरे के एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करता है। अब आपको पता है अरे जो होती है वो कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप्स का डाटा होती है, यानी कि उसके अंदर अगर हमारे पास इंटीजर नंबर ऑफ डाटा है तो सारे ही इंटीजर्स होंगे। अगर उसके अंदर करेक्टर्स का डेटा है तो सारे ही करेक्टर्स होंगे। अगर उसके अंदर डबल डाटा टाइप का डेटा है तो सारे ही डबल्स होंगे। अगर उसके अंदर स्ट्रिंग का डेटा है तो सारे ही स्ट्रिंग्स होंगे। इस सिचुएशन में मुझे करने पड़ेगा, जितने भी मेरी डाटा टाइप्स होंगी उतने ही मुझे फंक्शंस अलग अलग बनाने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा, मेरी कॉस्ट, मेरा टाइम, मेरा जो है मेमोरी साइज, वो सारा कुछ ज्यादा लगेगा। क्यों ना कुछ ऐसा हल निकाला जाए जिसके अंदर मैं एक ही मर्तबा कोड बनाऊं और वो कोड इंटीजर डाटा टाइप के लिए भी वर्क करे, करेक्टर के लिए भी वर्क करे, डबल के लिए भी वर्क करे, स्ट्रिंग के लिए भी वर्क करे, जो जो भी डाटा टाइप्स और भी होती हैं उन सब के लिए वर्क करे। तो क्या ऐसी चीज़ पॉसिबल है? जी, ऐसी चीज़ पॉसिबल है जेनेरिक प्रोग्रामिंग। सबसे पहले प्रिंटिंग अरेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स के, मुख्तलिफ किस्म की डाटा टाइप्स की अरे है, इंटीजर है, करेक्टर है, डबल है, उन तमाम को प्रिंट करने के लिए आप रेपिटेटिव कोड आपको लिखना पड़ेगा। तो इसकी जैसे एग्जांपल भी उसने दी हुई है, जैसे कि प्रिंट अरे नाम से ये भी फंक्शन है, ये भी प्रिंट अरे नाम का फंक्शन है, ये भी प्रिंट अरे नाम का फंक्शन है। फ़र्क देखें तो इनके पैरामीटर्स में आपको दिख रहा है, ये इंटीजर एलिमेंट्स डिस्प्ले करता है, ये करेक्टर एलिमेंट्स को डिस्प्ले करता है और ये डबल एलिमेंट्स को डिस्प्ले करता है। क्यों ना इन तीनों फंक्शंस को ख़त्म करके मैं एक ही जर्नल फंक्शन बना दूं जो तीनों के लिए ही काम करे। यस, ये हमारे पास जेनेरिक प्रोग्रामिंग की मदद से पॉसिबल होगा। शॉर्ट कमिंग्स ऑफ बिल्ट इन अरे, बिल्ट इन अरे के कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं। कहते हैं कि लैक ऑफ बाउंड्री चेक, एक्सेसिंग इंडेक्स 100 इन एन अरे ऑफ साइज 10। कहते हैं कि ये कुछ अरे की एग्जांपल दे रहा है कि फर्ज करें आपके पास एक अरे है जिसका साइज है 10 और आप उसके 100 इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हैं जो कि उसके अंदर है ही नहीं। उसका साइज जब 10 है तो उसके अंदर 100वां एलिमेंट होगा ही नहीं। ये कह रहा है कि उसकी लैग्स, ये कह रहा है उसकी कुछ शॉर्ट कमिंग्स है। तो यहाँ पर एग्जांपल में वो ये दिखा रहा है कि डिफरेंट डाटा टाइप के लिए आप लोग मल्टीपल क्लासेस कैसे बनाई। तो देखें, यहाँ पर भी अरे के नाम से क्लास है, यहाँ पर भी अरे के नाम से क्लास है, यहाँ पर भी अरे के नाम से क्लास है। तीनों में डाटा टाइप्स बस मुख्तलिफ है, काम तीनों का एक ही है। अब इसके अंदर इशू क्या है? इशू है एफर्ट, डुप्लीकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कम्प्लेक्सिटी। जो अभी हम है यहाँ पर भी वही ही शॉर्ट कमिंग्स गिनवा रहे हैं कि ये डुप्लीकेट जो हो रहा है ना कोड, ये काबिल कबूल नहीं है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो DRY, ड्राई बोलते हैं उसको, डोंट रिपीट यूर सेल्फ। तो जब रिपीट ही इसमें चीज़ें हो रही हैं तो क्या ही फ़ायदा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का इस्तेमाल करने में। तो इसमें ये होता है कि मिनिमल कोड लिखने से हमारा मैक्सिमम काम होना चाहिए। ये हमारे पास सोल्यूशन देती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसलिए इस पूरे कोर्स में हम लोग इस तरह की चीज़ें देखते हैं कि जहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करके चीज़ों को, इतना कोड को बढ़ा रहे हैं, उसको हम मिनिमम करें, कम से कम करें और हमारी मेमोरी भी कम लगे, हमारा कॉस्ट भी कम लगे। कॉस्ट से मुराद कि वो जो मेमोरी को ये सारा काम करने में यूटिलाइजेशन परफॉर्म करनी पड़ती है, वो कॉस्ट बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें कम से कम लगे, यानी कि रिसोर्सेज इन शॉर्ट हमारे कम से कम लगे और प्रोडक्शन हमारी ज़्यादा से, ठीक है। अब यहाँ पर जेनेरिक प्रोग्रामिंग की एक्चुअल डेफिनेशन बताई गई है कि राइटिंग जनरल रीयूजेबल एब्स्ट्रैक्शन फॉर मल्टीपल डेटा टाइप्स, के मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के लिए आप रीयूजेबल एक जर्नल टाइप का कोड लिखें, तो इसको बोलते हैं जेनेरिक प्रोग्रामिंग। इसको हम आम ज़रा अपनी ज़ुबान में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो फ़र्ज़ करें कि आप किसी एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने गए हैं। तो जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है? वो आपको एक एडमिशन फॉर्म देते हैं और उस फॉर्म को आपको अपने बायोडाटा से फिलअप करने के बाद उनको देना होता है। ऐसा है? नहीं है? बिल्कुल है। अब आपने भी अपना एडमिशन लेना है, किसी और बच्चे ने भी एडमिशन लेना है, लेकिन वो फॉर्म सबको एक ही देता है। तो उस फॉर्म पे ऐसा क्या है कि वो
मुख्तलिफ लोगों का डेटा भी ले लेता है, लेकिन फॉर्म वो सबको एक ही दे रहा है। तो वो फॉर्म जो है वो जर्नल टाइप्स पे डिपेंड है। वहां पर अगर नेम लिखा होगा तो वहां पर नेम के आगे ब्लैंक आपको स्पेस दिखेगी, जहां पर आप अपना नाम एंटर करेंगे, आपके साथ वाला अपना नाम, जो भी दूसरा बच्चा होगा वो अपना नाम एंटर करेगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, आपकी इस तरह की चीजें, सारा जो भी उसके अंदर बायोडाटा होगा हर कोई अपना अपना हिसाब से फिलअप करेगा। लेकिन उसके अंदर एक उन्होंने टेम्पलेट बना के रखा होगा जो कि सब स्टूडेंट्स के लिए सेम होगा, सब ने वही डेटा इंस्टीट्यूट का प्रोवाइड करना होगा। तो ये हमारे पास जो है वो जेनेरिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करती है। इनेबल सिंगल फंक्शंस क्लास टू हैंडल मल्टीपल डेटा टाइप। अब वो फंक्शन भी ऐसा आप जनरल बना सकते हैं, क्लास भी बना सकते हैं, दोनों चीज़ें बना सकते हो। बेनिफिट्स इसके 3-4 यहाँ पर लिखे हुए हैं। रीयूजेबिलिटी के सबसे पहले तो आप अपना एक ही टेम्पलेट बनाते हो, उसको मल्टीपल टाइम रीयूज कर सकते हो। जो भी नया स्टूडेंट आ रहा है आप उसके लिए वही फॉर्म जो है उसको देते हो। राइटेबिलिटी में एक ही मर्तबा आपने सोच समझ के, वो की तरह यहाँ पर भी एक ही दफ़ा सोच समझ के आपने कोड लिख लिया, वो तमाम डाटा टाइप्स के साथ वर्क करेगा। मेंटेनेबिलिटी में क्योंकि आपको हर दफ़ा कोई नया फॉर्म नहीं बनाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर कोड की बात करें तो आपको हर दफ़ा एक नया कोड नहीं बनाना पड़ेगा, आपके पास एक बना बनाया जर्नल फॉर्म का कोड पड़ा होगा, आपने बस उसकी डाटा टाइप्स चेंज करनी होगी। अब टेम्पलेट्स ओवरव्यू में आते हैं। लिखता है कि जेनेरिक प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस यूज टेम्पलेट्स। जेनेरिक प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस में अचीव करने के लिए आपको टेम्पलेट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अब टेम्पलेट्स का लफ्ज़ जहाँ पर भी सी प्लस प्लस में आए तो समझ आना यहाँ पर कुछ ना, आपको जैसे मैंने अभी फॉर्म वाली एग्जांपल दी ना, वहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स किस्म का एक निशान होता है, वहाँ पर आप अपना डेटा फिलअप करते हो। तो जेनेरिक प्रोग्रामिंग में टेम्पलेट्स का मतलब भी वही होता है, बस फ़र्क ये होता है कि यहाँ पर आपको जहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट दिखेंगी, एंगुलर ब्रैकेट का मतलब ये जो ग्रेटर देन और लेस देन वाला साइन होता है, इसको एंगुलर ब्रैकेट कहते हैं। इस तरह चीज दिखेगी वो आप समझ आना। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर हमारे पास फ्यूचर में कुछ ना कुछ डेटा टाइप आएगी, वो होता है टेम्पलेट, सिंपल सी, और इसमें ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब दो तरह के टेम्पलेट्स की टाइप होती हैं, एक होता है फंक्शन टेम्पलेट, एक होता है क्लास टेम्पलेट। हाँ जी, अगर आपने फंक्शन को टेम्पलेट बनाना है तो फंक्शन टेम्पलेट होती है, अगर आपने क्लास को टेम्पलेट बनाना है तो क्लास टेम्पलेट उसको कहते हैं। सिंपल। कंपाइलर जनरेट्स टाइप स्पेसिफिक कॉपीज ऑफ द टेम्पलेट्स। अब ये सारा काम कंपाइलर क्या है कि जो उसको डेटा टाइप मिली है इंटीजर की, लेट सपोज मिली है, तो उसने उस टेम्पलेट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। अगर कैरेक्टर की मिली है तो कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग की मिली है तो स्ट्रिंग में, डबल में मिली है तो डबल में। ये हमारे पास तरीका है जिस तरह से हम अपना टेम्पलेट बनाते हैं। अब यहाँ कोड में जो पहली 3 लाइनें इसमें डिक्लेरेशन है, 5वीं से लेके 10वीं तक ये एक एग्जांपल दी हुई है। अब जब भी आपने टेम्पलेट बनाना होता है तो आप कुछ इस तरह से बनाते हो, आप लिखते हो टेम्पलेट, ये कीवर्ड है रजिस्टर्ड कीवर्ड जिसको आप रिजर्व वर्ड भी बोलते हो। उसके बाद ये है एंगल और लेस देन का सिंबल में देख रहे हो आपको एक टेक्स्ट मिल रहा है। तो मैंने अभी आपको लास्ट लाइन में बताया कि जहां पर भी आप ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल इसमें देख लो तो समझ जाना यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है। अब उस फिल इन द ब्लैंक्स में उसने लिखा हुआ है टाइप नेम टी। अब ये जो टाइप नेम टी है इसकी जगह इंटीजर आएगा, करेक्टर आएगा, स्ट्रिंग आएगा, वो जो हम रन टाइम पे इसको देंगे। उसके बाद देखें यहाँ पर ये फंक्शन बनाया गया, फंक्शन नेम, और उसके बाद इसी के पैरामीटर के अंदर टी और एक्स लिखा गया। अब ये जो टी है ये ऊपर जो हमने टेम्पलेट बनाया है इसके साथ जो भी हम करेक्टर लिखेंगे, टी लिखें, एफ लिखें, ए लिखें, बी लिखें, सी लिखें, वही सेम करेक्टर हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यही टी रिप्रेजेंट करेगा कि आपकी डाटा टाइप का एक प्लेस होल्डर है। सही है, मतलब कि अगर यहाँ पर इंटीजर होता है, जैसे हम फंक्शन बनाते हैं ना, देखे ना फंक्शन हम बनाते हैं वॉइड फंक्शन नेम, और यहाँ पर जब पैरामीटर पास करते हैं इंट एक्स लिखते हैं, वो जो इंट होते हैं वो डाटा टाइप होते हैं ना। तो अब आपने ये कंसीडर करना है ये जो टी है ये एक डाटा, कोई डाटा टाइप होती नहीं है, तो यहाँ पर टी की जगह वो डाटा टाइप रिप्लेस होगी जो कि हम रन टाइम पे असाइन करेंगे, इंटीजर, करेक्टर, डबल, स्ट्रिंग वगैरह वगैरह। तो उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे इस टी को रिप्लेस करना है उस डाटा टाइप से, वो बताएगी ये टेम्पलेट, क्योंकि हमने ऊपर बता दिया है कि जो टी है ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर फ्यूचर में कुछ ना कुछ डाटा टाइप आएगी। क्लियर हो गया। अब एग्जांपल देखें इसकी। यहाँ पर सबसे पहली लाइन सेम जो ऊपर वाली डिक्लेरेशन में देखी, ये और ये अलग अलग कोड है, क्योंकि मैं 2 स्क्रीनशॉट नहीं लगा सकता, एक ही उसमें वो अजीब सा ही लगता है, तो इसलिए मैंने ना इसको एक ही स्क्रीनशॉट में कैद किया हुआ है। ये जनरल बता रहे हैं आपको सिंटैक्स, और ये उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये भी आपको लिखना है और ये भी आपको लिखना है, ये सिर्फ जर्नल फॉर्म है, ये एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया। इसलिए मैं यहाँ कमेंट्स में भी लिख देता हूँ कि ये डिक्लेरेशन होती है, ये एग्जाम्पल होती है। अब यहाँ पर देखें प्लेट टाइप नेम टीम फिलिंग द ब्लैंक्स बना लिया, हमने फंक्शन बनाया वॉइड प्रिंट अरे। अब यहाँ पर देखें
हम लोग जब भी आम फंक्शन बनाते हैं उसके अंदर पैरामीटर के साथ हम डेटा टाइप देते हैं। जैसे यहाँ साइज़ की डेटा टाइप मैंने दी हुई है इंट, लेकिन यहाँ पर अरे की नहीं दी हुई, क्योंकि साइज़ तो हमेशा होता है इंटीजर में है ना, इसलिए इसको हार्ड कोडेड रखा हुआ है। अरे का बेसिकली यहाँ पर हमें नहीं पता कि कौन सी डेटा टाइप आने वाली है, इंटीजर है, करेक्टर है, स्ट्रिंग है, तो वो हमने यहाँ पर टी जो है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप रख दिया। और उसके बाद सारी हमारी एक फॉर लूप है जो कि ज़ीरो से उस साइज़ तक चल रही है और उसके हर एलिमेंट को प्रिंट करवा रही है, सिंपल। अब जब भी हम रन टाइम पे इस फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर हम एक्सप्लिसिटली बता देंगे कि यहाँ पर इंटीजर आएगा तो वो इंटीजर ऑटोमेटिकली इस टी की जगह आ जाएगा। अब टी क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स है वो टेम्पलेट इसको फिलअप कर देगा। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मुझे कुछ अभी कमेंट भी आया कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है कोड को लिख के एडिटर पर रन करके नहीं दिखा। हमने CS 201 वाला कोर्स देखा था प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में, उसके अंदर मैं आपको कोड रन करके भी दिखाता था। तो वजह ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ही लंबा इसका कोड होता है। अगर मैं आपको उसको लाइन बाय लाइन लिख के एडिटर पे और चेक करवाने लगूँ उसका आउटपुट, तो वो काफ़ी हमारा लेक्चर जो है वो घंटों में चला जाएगा। हो गया। तो यहाँ पर इस तरह के पेपर में आते भी नहीं है कि आपको पूरा A to Z कोड लिखना होता है, आपको सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ें लिखनी होती है। जैसे कि यहाँ पर अगर टेम्पलेट्स के बारे में पूछा गया है तो आप टेम्पलेट की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद उसकी डिक्लेरेशन का सिंटैक्स, और साथ में ये छोटा सा सिर्फ ये जो है ना ये चंक एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक यही आप सिर्फ कोड में लिखेंगे। आप मुकम्मल नहीं लिखेंगे कि हैश इंक्लूड stdio और डॉट एच, बल्कि आपके C++ है तो आप इस तरह नहीं लिखेंगे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, वो पूरा नहीं लिखना होता। सिर्फ आपको वही चीज़ लिखनी होती जो आपसे पूछी गई है, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पूरा लिखने लग गए ना तब आप पे तो सिर्फ छोटा सा कोड ही आ जाएगा, तो वो नहीं करना। ठीक है, तो जितना स्पेसिफिक नॉलेज होता है वो मैं आपको लेक्चर्स में बताता हूँ ताकि हमारा टाइम भी कम से कम लगे। चलें जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारे पास एक्सप्लिसिट टाइप। एक्सप्लिसिट टाइप में ये हमारे पास बता रहा है कि किस तरह से पूरी एग्जाम्पल सॉल्व करनी है, तो किस तरह से पैरामीटर को टाइप असाइन होगी और किस तरह से हम उसको इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर एग्जांपल है, अब ये पूरी एक एग्जांपल है विद यूसेज। एग्जांपल में देखें अगेन वही टेम्पलेट का कीवर्ड, ये फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप नेम टी जो जहाँ पर हमारी डाटा टाइप रिप्लेस होगी। उसके बाद फंक्शन बना रहा है। अब इस फंक्शन में देखें रिटर्न टाइप की जगह उसने टी लिखा हुआ है क्योंकि हमारे वो फिलिंग द ब्लैंक्स है। अब यहाँ इस टी की जगह इंटीजर करेक्टर जो भी हम रन टाइम पे उसको देंगे वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस होगा। फंक्शन का नाम है हमारे पास गेट इनपुट, और जो एक्स है ये वेरिएबल है, उसकी डाटा टाइप भी अभी डिफाइन नहीं की गई, उसके नाम के आगे समझे ब्लैंक्स लगा हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक्स। उसके बाद हम लोग इनपुट लेने उस नंबर को रिटर्न कर रहे हैं वही नंबर। तो देखें कैसे हम लोग डेटा टाइप असाइन करते हैं, वो यहाँ पर है। देखिए हमने एक वेरिएबल बनाया एक्स नाम से। अब ये एक्स वाला वेरिएबल ये अंदर वाला नहीं होता, स्कोप का तो आपको पता ही होगा, ये अलग है। गेट इनपुट नाम से हमने ये मेथड बनाया था। अब आगे देखें मुझे इसकी डेटा टाइप देनी है। डेटा टाइप देख रहे हैं मैं ना फिलिंग द ब्लैंक्स वाले में ही दे रहा हूँ। अभी मैंने आपको बताया ना जहाँ जहाँ आपको एंगुलर ब्रैकेट दिखे समझ आना वो एक फिलिंग द ब्लैंक्स है, जैसे आपके एडमिशन फॉर्म में होता है। अब उस फिलिंग द ब्लैंक्स में आपने कुछ डेटा पुट करना है ना, और वो क्या डेटा होगा, वो डाटा टाइप होगी और कुछ नहीं होगा। तो इस फिलिंग द ब्लैंक्स में मैं डाटा टाइप दे रहा हूँ इंट। तो जैसे मैंने ये डाटा टाइप दिया इंट, तो ये इंट जाएगा यहाँ पर इसकी जगह भी, इसकी जगह भी, और यहाँ पर इसकी जगह भी। ठीक हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली इंटीजर का गेट इनपुट वाला मेथड बन जाएगा। इसीलिए अगर इसके बरक्स अगर मैं यहाँ पर डबल दूंगा तो ये डबल में जाके डाटा टाइप डबल वाली फिल हो जाएगी। तो देखें एक ही हमने फंक्शन बनाया और वो दोनों डाटा टाइप्स के लिए काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन। लिखा हुआ है कि जेनेरिक टेम्पलेट में फेल फॉर सर्टेन टाइप। कहता है कि जो टेम्पलेट अभी तक हमने बनाया है देखा है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं कि ये जो है हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स में ये फेल भी हो जाता है कुछ सर्टेन टाइप्स में। जैसे उसने यहाँ पर एक ये वाली कंपेयरिंग करेक्टर स्टार, इस तरह की जो डेटा टाइप है करेक्टर अरे है बेसिकली, तो यहाँ पर वो कहता है कि ये फेल हो सकता है। सो इसका सोल्यूशन क्या देता है, वो कहते हैं कि राइट स्पेशलाइज्ड टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन। तो उसके लिए कहते हैं कि आप स्पेशलाइज्ड टेम्पलेट इम्प्लीमेंट करें। स्पेशलाइज्ड इम्प्लीमेंट क्या है कि आप इसको खाली छोड़ दें, जो आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स है पहले हम यहाँ पर इसके अंदर टाइप नेम टी लिख रहे हैं उसको ये खाली छोड़ रहे हैं। तो ये इसका सोल्यूशन है सिंपल सा। तो यहाँ पर डेटा टाइप है बूल जो कि रिटर्न टाइप है, आपका रिजल्ट बूलियन होगा। इस इक्वल नाम से कोई फंक्शन है, उसके आगे देखें तो इसने करेक्टर अरे की जो डेटा टाइप है वो डाल दी है। अब यहाँ पर कोई वो टी और टाइप नेम इस तरह से उसने नहीं डाला जैसे अब हम लास्ट स्लाइड में देखते आ रहे थे। बाकी ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो उसके डेटा के हिसाब से हैं।
और रिजल्ट जो है वो एक बूलियन यानी कि 0 या 1 की फॉर्म में रिटर्न हो रहा है। स्ट्रिंग को कंपेयर किया जा रहा है, दो स्ट्रिंग्स को, एक्स और वाई को, और जो कोई उससे बड़ी या छोटी होगी, इक्वल होगी बेसिकली। अगर इक्वल होगी तो वो 1 रिटर्न कर देगा, अगर नहीं इक्वल होगी तो 0 रिटर्न कर देगा। तो वो उस तरह का यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो समझने की बात इसमें सिर्फ यही थी कि यहाँ पर जो है टाइप नेम और अभी तक करेक्टर्स लिख रहे थे वो नहीं लिखेंगे स्पेशलाइजेशन में, कि जब हम करेक्टर डेटा टाइप करेक्टर अरे बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अगर सिर्फ करेक्टर है तब तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो करेक्टर स्टार है ये बेसिकली करेक्टर अरे को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आ जाए टेम्पलेट फंक्शन इन एक्शन, मीन्स के एक उसकी ज़रा एग्जांपल अच्छे से करके यहाँ पर दिखा रहा है। तो सबसे पहले तो जनरल टेम्पलेट बना के दिखा रहा है जिसके अंदर टेम्पलेट टाइप नेम टी, और उसके बाद यहाँ पर जो है जिस तरह हम पहले करते आ रहे थे इज इक्वल, और वो टी हमारी डाटा टाइप होती थी, यहाँ पर भी टी डाटा टाइप थी, एक्स और वाई जो भी हमारे पास पैरामीटर थे वेरिएबल वो आते थे, और यहाँ पर एक्स और वाई को कंपेयर किया जा रहा था। लेकिन स्पेशलाइज्ड केस में ऐसा नहीं होता। स्पेशलाइज्ड केस में यहाँ पर टाइप नेम और टी जो है वो रिमूव कर दिया जाता है, उसके बदले में सिर्फ एम्प्टी एंगुलर ब्रैकेट्स लगा दी जाती हैं। तो बाकी सारा कुछ सेम, बूलियन हमारे रिटर्न टाइप, इज इक्वल फंक्शन का नाम, और यहाँ पर टेम्पलेट में हम लोग करेक्टर अरे का जो है सिंबल हम पास कर देंगे, करेक्टर स्टार जिसको बोलते हैं। बाकी जो है हमारे पास उसी डाटा टाइप के पैरामीटर जो पहले भी पास हो रहे थे। फ़र्क ये है कि पहले वो टी के नाम से पास हो रहे थे, अब क्योंकि स्पेशलाइज्ड है करेक्टर स्टार के लिए तो यहाँ पर वही हम लोग डाटा टाइप लिख देंगे। बाकी स्ट्रिंग कंपेयर नाम के मेथड होगा, क्योंकि करेक्टर अरे ऑफ करेक्टर जो होती है वो स्ट्रिंग होती है, तो इसके ऊपर स्ट्रिंग के तमाम फंक्शन जो है इम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है। करेक्टर स्टार मैंने भी आपको बताया था कि अरे ऑफ करेक्टर होती है, और अरे ऑफ करेक्टर को कहते हैं स्ट्रिंग। क्लियर। तो अब क्या होगा कि हम लोग एक्स और वाई को इस तरह से भी कंपेयर कर सकते हैं उसका फंक्शन यूज़ करके, strcmp स्ट्रिंग कंपेयर नाम से ये फंक्शन होता है स्ट्रिंग। ओके, सो लेक्चर हो गया ख़त्म। आज हमने जो इस लेक्चर में पढ़ा वो ये था कि टेम्पलेट सिंप्लीफाई कोड रीयूज़ एंड मेंटेनेंस के टेम्पलेट हमारे लिए क्या क्या काम कर सकता है। फंक्शन टेम्पलेट देखा, हैंडल रेपिटेटिव लॉजिक फॉर वेरियस डाटा टाइप, उसके अंदर हमने जो 3 फंक्शंस देखे उसका एक फंक्शन बना के देखा। स्पेशलाइजेशन केस देखा अभी, करेक्टर स्टार यानी कि स्ट्रिंग या अरे ऑफ करेक्टर के केस में किस तरह से हम लोग उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। और उसके बाद बेनिफिट्स भी हमने पहली स्लाइड में देखे, दूसरी में रीयूजेबिलिटी, राइटेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी वगैरह। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।